नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति के पार्ट 3 की। और इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं गति के समीकरण। यानी जो गति के समीकरण होते हैं उन्हें समाकलन विधि से कैसे सिद्ध करते हैं और उनके आधार पर एक या दो अच्छे प्रश्न देखेंगे जिनको हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि आपको कैसे, अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन कोई आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करना ना भूलें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है गति के समीकरण। तो गति के समीकरण हम पढ़ने वाले हैं, किसके लिए पढ़ने वाले हैं? एक समान त्वरण के लिए पढ़ने वाले हैं। अब ये एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, इन चीजों को हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए गति के समीकरण। तो देखिए एक समान त्वरण के लिए जो गति के समीकरण होते हैं वो तीन समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? तीन होते हैं। तो यहाँ पे बात कर लें, पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। दूसरे की बात कर लें तो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरे की बात कर लें तो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण होते हैं गति के, और ये कहाँ पर यूज करने हैं? जब आपको क्या दिया हो, एक समान त्वरण दिया हो। अब एक समान त्वरण जब दिया होगा तो वहां पे क्या, ये समीकरण आपको प्रयोग में लाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे कि यहाँ पे v क्या है, u क्या, ये सारी बातें करते हैं। मान लीजिए कोई एक वाहन है, अगर मैं इसको कार कहता हूँ और ये इधर जा रही है, ये क्या है, एक कार है, और अभी यहाँ पे ये रेस्ट में है। कैसी है? रेस्ट में है, यानी विरामावस्था में है। फिर ये कार चलकर यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच गई, और यहाँ से यहाँ तक ये कुछ विस्थापन तय करती है जिसको हम एस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस। अब देखिए इसमें दो स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? दो। तो यहाँ पे पहली स्थिति की बात करें, पहली फर्स्ट स्थिति, तो पहली स्थिति में क्या है, ये विरामावस्था में है, और दूसरी स्थिति में ये यहाँ तक पहुंच गई है, तो सेकेंड स्थिति यहाँ लिखेंगे। अब पहली स्थिति और सेकंड स्थिति में हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये कार है, कार यहाँ पे है, तो यहाँ विरामावस्था में हो सकती है। अगर हम पहली स्थिति देखें, कोई वस्तु विरामावस्था में ही हो सकता है। यहाँ आपकी नजर जब पड़ी है, कोई वस्तु पहले से ही चलती आ रही है, यानी आप रोड पर खड़े हैं और कोई कार बस ट्रक पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, तो आपको वो गति की अवस्था में पहले से लगेगा। तो आपके लिए पहली अवस्था वो हो जाएगी, जब वो गति कर रहा है तो गति की अवस्था हो जाएगी। और कोई चीज रुकी हुई है आपके सामने और फिर चलने लग गई, तो इसका मतलब पहले विरामावस्था में और फिर वो गति की अवस्था में आएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, पहली स्थिति में आपको क्या है, पहला वेग लेना है, और उसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग। तो सारी चीजें पहले के लिए पहली होंगी, तो प्रारंभिक वेग जो लेते हैं हम u लेते हैं। कितना लेते हैं? u। और जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो हम u का मान 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। और मान लीजिए कोई वस्तु आपके सामने पहले से ही चलकर आ रही है और आपने वो पहले रुकी हुई नहीं देखी, तो चलती हुई आ रही है और आपके सामने जाके वो रुक जाती है, तो अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है। अगर पहले विरामावस्था में है, पहले रुकी हुई है फिर चलती है, तो पहला वेग 0 हो जाएगा। यहाँ आपने चलती हुई देखी है, बाद में रुकी है, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब सवाल करेंगे तो ये बातें काम आएंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, इसका u है, और अंतिम वेग जो भी हुआ होगा, अंतिम वेग यहाँ पर हम इसे v लिखेंगे। क्या लिखेंगे? v लिखते हैं। तो अंतिम वेग होता है v और प्रारंभिक वेग होता है u। मान लीजिए कोई भी कार या बस 20 की स्पीड से चल रही है। कितनी की स्पीड से? 20 की स्पीड से। अब क्या हुआ कि उसने, ड्राइवर ने उसकी जो स्पीड को बढ़ा दिया, यानी गति को बढ़ा दिया। अब 20 से वो सीधा 30 कर दी या 40 कर दी, तो इसका मतलब उसका वेग बदल जाएगा, पहले कुछ था और बाद में कुछ था। तो u को कहते हैं प्रारंभिक और v को कहते हैं अंतिम वेग। अब यहाँ पहली स्थिति में इसका जो विस्थापन है वो मान लिया 0, और बाद में कितना हुआ हमें नहीं पता, हमने विस्थापन को s ही लिखा है। क्या लिखा है? s ही लिखा है। अब पहला वेग प्रारंभिक u हो गया, अंतिम वेग v हो गया। विस्थापन पहले कितना था, मतलब कुछ नहीं चली तो 0 मान लिया है, रेस्ट में बताया था अभी, और फिर चल के कहीं पहुंच गई तो विस्थापन हो गया, कितना हो गया बताइए? s हो गया। अभी यहाँ पे हमने मान लिया समय 0 है, और फिर यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय यहाँ पे t हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? यानी कोई भी वाहन जो पहले यहाँ पे है उसका प्रारंभिक u है, विस्थापन 0, समय भी 0। अब उसने चलना प्रारंभ कर दिया, और चलना प्रारंभ कर दिया तो इसका मतलब उसका वेग u से बदलकर v हो गया, और विस्थापन 0 से s हो गया, और समय बढ़कर क्या हो गया? t हो गया। अब इतने बीच में इसका जो त्वरण आया वो त्वरण a है। क्या है? a। और इसको हम कहेंगे यहाँ पे ये एक समान त्वरण से चल रही है। किससे? एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से गतिमान है।
अब एक समान त्वरण से गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि गति के समीकरण कौन से प्रयोग करने हैं। वो हमें ये 3 गति के समीकरण प्रयोग करने हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं v का मतलब क्या होता है। अगर कोई लिखना चाहे यहाँ पे तो जहां करके हम यहाँ लिख सकते हैं। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। v का मतलब क्या होगा यहाँ पे, v का मतलब होगा यहाँ पे अंतिम वेग। a का मतलब होगा यहाँ पे त्वरण, और ये त्वरण कैसा है यहाँ पे एक समान होगा। तो v हो गया, u हो गया। अब बचा t, t का मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप समय, और s का मतलब लिखेंगे आप विस्थापन। क्या लिखेंगे, ये विस्थापन होता है, दूरी नहीं होती है, तो विस्थापन लिखेंगे, ठीक है। और कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। u हो गया, v हो गया, a हो गया, s हो गया, सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। तो ये होते हैं गति के 3 समीकरण, इनको आप नोट कर लीजिएगा और जहां करके जरूर लिखें कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर हुई ये बातें। चलिए अब बात करते हैं कि इनको हमें क्या करना है, स्थापित करना है, इनका डेरिवेशन करना है समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि से करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण को यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी स्थापना करनी है। तो प्रथम समीकरण जो होता है आपको पता भी लिखा था, v बराबर क्या होता है u प्लस at होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहला समीकरण जो आएगा वो त्वरण से आएगा, a बराबर dv बट्टे dt। ये क्या होता है, त्वरण होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछली जाके वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समयांतर। आप लिखते हैं डेल्टा v, आप क्या लिखते हैं, आप कह रहे हैं कि हम a को तो ये लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिखते हैं। बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि यही लिखा जाता है। जब समय बहुत बहुत छोटा होता है तो वेग जो है dv लिखा जाता है, और समय बहुत छोटा होता है तो उसको dt लिखा जाता है। डेल्टा को हटा के d लगा देते हैं जब वो जो चीज है बहुत बहुत छोटी हो जाती है, यानी वेग बहुत छोटा हो जाए तो dv लिखेंगे, और समय बहुत छोटा हो जाए तो dt लिखेंगे। तो यहाँ पे त्वरण होता है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से या करके लिख सकते हैं कि dv बराबर आ जाएगा a dt। क्या आ जाएगा, a dt। अब क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन। और ये जो समाकलन होगा वो निश्चित समाकलन होगा। कौन सा होगा, निश्चित समाकलन। दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, तो निश्चित समाकलन करेंगे। ये क्या होता है, देखिए समाकलन करने के लिए क्या है, आपको दोनों तरफ इस तरीके का साइन लगाना पड़ता है। समाकलन को यहाँ डी भी लिखेंगे, यहाँ पे a है, a को बाहर कर देंगे, समाकलन लगा देंगे, और ये dt आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ a बाहर क्यों किया, d के पास जो होता है वही समाकलन के अंदर रहेगा, बाकी सबको बाहर कर दो, क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है, बताए एक समान त्वरण है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये चीज देखनी है कौन सी कांस्टेंट है, कौन सी कांस्टेंट नहीं है। अगर आपके समाकलन नहीं आते हैं तो कमेंट करिएगा, समाकलन अवकलन की आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, या आप पहले से ही सीख लीजिएगा कहीं से। तो यहाँ पे क्या करना है, ये इसको आगे हम 1 लिखेंगे। अब समाकलन का फॉर्मूला होता है 1 dx, कहीं पर भी लिखा है समाकलन 1 dx, तो इसका आंसर आता है x। कितना आता है, x आता है। तो 1 dx का x आता है, लेकिन यहाँ लिखा है 1 dv, तो इसका आएगा v। क्या आएगा, v आएगा। अब हमें समाकलन करने से पहले यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना है, ये लिखा है निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन ये होता है कि इसमें ये लिखना होता है कि यहाँ पर लिखना होता है हमें प्रारंभिक स्थिति। क्या लिखना होता है, यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति लिखना होता है। उसके बाद क्या लिखना होता है, उसके बाद लिखना होता है हमें अंतिम स्थिति। क्या लिखना होता है, अंतिम स्थिति। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या होगी और अंतिम स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 1 dv है। अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, क्योंकि हमें इन समीकरणों को प्रूव करना है, तो यहाँ पे देखिए पहली स्थिति, अगर हम कोई भी समाकलन इस तरीके से करेंगे dv का, और ऐसे लिखा है, तो यहाँ पहले u था, बाद में वेग कितना हो गया v, तो यहाँ पे v लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए dt, तो यानी समय है, d के पास क्या t है, तो t का पहला वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अंतिम वैल्यू क्या t, तो यहाँ पे t लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कहीं पे ऐसा आ जाए ds आ जाए और समाकलन लगा है, तो समाकलन की पहली स्थिति कितनी है, 0, और अंतिम स्थिति कितनी है, s। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे कि पहली स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है। तो पहली स्थिति यहाँ लिखी जाती है और अंतिम स्थिति यहाँ लिखी जाती है, जिसे हम निम्न सीमा और उच्च सीमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग है, v का मतलब वेग है, तो पहला वेग कितना था u, अंतिम वेग कितना था v। अब यहाँ t है, तो पहले समय कितना था 0, और बाद में समय कितना हो गया, t हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 dv का मतलब होता है v। क्या होता है, v, और यहाँ पे लगा देंगे u, और ये v बराबर a, ऐसे ही रहेगा। अब 1 dt का आ जाता है t, और यहाँ 0 और t।
अब क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा है उसको पहले इस बॉक्स में जो आया उसकी जगह रखते हैं, तो v को b की जगह रखेंगे तो v आ जाएगा। फिर एक माइनस लगाते हैं, सरकारी माइनस होता है, यानी इससे कोई छिड़कानी नहीं करेगा, माइनस लगाना ही है। तो पहले v की जगह v लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर u लिखेंगे तो यहाँ पे u आ जाएगा। अब आगे लिखते हैं a बाहर है, अब t की जगह t लिखेंगे तो ये t आ जाएगा, फिर 0 लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया v माइनस u बराबर t में से 0 गया तो d, और a के साथ गुणा करेंगे तो आ गया 80। तो v का मान आ गया, u को इधर भेज दो तो u प्लस 80। इस तरीके से यहाँ पे ये पहला समीकरण स्थापित होता है, जहाँ पे हमें v, u और a और t के मान पता है। क्लियर होंगी ये बातें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं दूसरा। अब दूसरा को हमें दूसरे वाले समीकरण को कैसे करना है, तो पहले मैंने आपको बताया पहला करना है त्वरण से। किससे करना है? त्वरण से करना है। दूसरा जो करना है वेग से करना है। किससे करना है? वेग से करना है, और वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, पहले को त्वरण से करेंगे, दूसरे को वेग से करेंगे। तीसरे की बात कर लें तो तीसरे को भी त्वरण से करते हैं, यानी 2 हो जाएंगे त्वरण से और 1 हो जाएगा वेग से। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब कैसे करना है पहला आपने देख लिया, हमने क्या a बराबर डी बटी डी टी लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, निश्चित समाकलन कर दिया, लिमिट लगा दी और सॉल्व कर लिया फॉर्मूला लगाकर। अब देखिए इससे को करेंगे तो होगा क्या, हमने लिखा v बराबर डी एस बटी डी टी होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से डी एस बराबर आ जाएगा v डी टी। अब v की जगह पर मैं ये लिखता हूँ, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो यहाँ लिख देंगे u प्लस ए टी और ये आ जाएगा यहाँ पर डी टी। ठीक है ना, v की जगह पर हमने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी लिख दिया। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का कौन सा समाकलन करना है, ये हमें निश्चित समाकलन करना है। तो निश्चित समाकलन करने पर अब इनका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, समाकलन ये ds है तो ds लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए समाकलन करेंगे तो ये u और dt का गुणा कर लेंगे पहले, तो u बाहर आ जाएगा, समाकलन ये dt हो जाएगा। क्या बात समझ में? पहले देखो यहाँ लिखा u प्लस ए टी और dt लिखा है, dt को u के साथ गुणा करेंगे तो u dt हो जाएगा, उसमें से u को बाहर कर देंगे, dt को अंदर रहने देंगे, प्लस लगाएंगे। अब ए टी डी टी लिखा जाएगा, तो यहाँ पर a को बाहर करेंगे, समाकलन लाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा t और ये dt आ जाएगा। इतनी बात ठीक है, बात समझ में आ गई ना। पहले क्या किया हमने, dt का गुणा कर दिया u के साथ तो u dt हो गया, इसमें से u को बाहर कर दिया, बच्चा dt, dt को अंदर कर दिया। फिर at dt का मल्टीप्लाई कर देंगे, at का dt के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो at dt हो जाएगा, a को बाहर कर देंगे, d और dt अंदर रह जाएंगे, t और dt अंदर रह जाएंगे। देखिए d के पास जो होगा उसको समाकलन के भीतर करना है, बाकी बाहर। अब इनकी लिमिट लगाएंगे, ये यहाँ पे क्या है, s है तो पहले शून्य होता है फिर s हो जाता है, यहाँ पे t है पहले शून्य होता है और यहाँ पे t हो जाता है, यहाँ पर भी t है तो यहाँ पे पहले शून्य लिखेंगे और यहाँ पे t लिखेंगे, यहाँ पे पहली स्थिति और वहाँ पे अंतिम स्थिति लिखेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। पहले क्या है बाद में क्या है, पहले वाले को नीचे लिखते हैं, बाद वाले को बाद में लिखते हैं ऊपर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। s 1 ds लिखा है मतलब s आएगा, और यहाँ पे 0 और ये s आएगा, u बाहर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, और 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, 0 से t आएगा, प्लस लगा देंगे, यहाँ a आएगा, और यहाँ t की घात कुछ है, तो t की घात कुछ है तो हम क्या करते हैं, t की घात जो भी होगी उसमें 1 जोड़ेंगे और बट्टे में उतना ही लिखेंगे जितनी इसकी घात आएगी, और यहाँ पे लिखेंगे 0 से t। इतनी बात ठीक है। अब देखिए इसकी जगह इसे लिखेंगे, अभी बताया था, पहले ऊपर वाला लिखते हैं फिर सरकारी माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट को रखते हैं। यहाँ पे u ऐसे ही आएगा, यहाँ हो जाएगा t माइनस 0 प्लस a, और देखो ये 2 जो है इसको मैं बाहर कर देता हूँ, तो 1/2 बाहर, a पहले से ही बाहर है। अब बचा यहाँ पर t स्क्वायर और 0 से t, s में से 0 गया तो s आ गया, u ऐसे ही रहेगा, t में से 0 गया तो यहाँ t आ गया, प्लस 1/2 ऐसे ही रहा, और यहाँ बचा a, और t स्क्वायर की जगह पहले क्या लिखेंगे हम, ये वाला t लिखेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा, फिर सरकारी माइनस लाएंगे और u की जगह पर लिखेंगे तो u स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा s बराबर ut प्लस हाफ a, और ये t स्क्वायर में से 0 स्क्वायर जाएगा तो t स्क्वायर बचेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से ये भी डेरिवेशन हो जाएगा। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं तृतीय समीकरण की। अब देखिए तृतीय समीकरण में क्या है, इसी की तरह करना है।
अब अगर हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, इसका मतलब इसमें कुछ हमें चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब जब हमने a बराबर डी बटे डी टी को सॉल्व किया हाथ समाकलन करने के बाद, तो b बराबर u प्लस ए टी आया। इसकी तरह से इसे भी करेंगे तो ये भी वही आएगा। तो थोड़ा सा हमें चेंज करना है, और चेंज क्या करना है कि इसमें s आ रहा है और उसमें s नहीं आ रहा, तो यहाँ पे s लाना है। तो हम क्या करेंगे, ds से ऊपर गुणा कर देंगे और ds से नीचे गुणा कर देंगे। सही है। अब क्या होगा, गुणा करने के बाद a ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, ds, एक ds को इधर ले आऊंगा, dt के साथ लिख दूंगा, मतलब इसे अंश करूंगा, इसको हर करूंगा, और एक बार इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये dv बटे ds, इस तरीके से आएगा। मैंने अपनी तरफ से ds का गुणा किया, ds का भाग कर दिया। अब ds का गुणा भाग करने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमें समीकरण में s लेके आना है प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या किया, ds से गुणा किया, ds से भाग किया। अब एक ds को dv के बट्टे में कर दिया और एक ds को dt के साथ ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बनेगा ds बट्टे dt, क्या इसकी शकल इसके जैसी हो जाएगी? v बराबर ds बट्टे dt बिल्कुल हो जाएगी। तो हम इसकी जगह लिखेंगे a बराबर, ये हो जाएगा v dv बट्टे ds। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा a ds बराबर v dv। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हमने इधर भेज दिया तो v dv। अच्छा, अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, निश्चित समाकलन करने पर, तो यहाँ लिख देंगे निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर। अब निश्चित समाकलन करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे भाई समाकलन लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे। तो समाकलन लगाएंगे, यहाँ पे क्या है, ds है, ds लिखेंगे, एक लिखेंगे और एक को कर देंगे बाहर। क्यों कर देंगे, देखिए d के पास क्या है, s है, तो s होता तो अंदर रखते, बाकी को बाहर करते। वैसे भी a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ कि इसको बाहर करना है। समाकलन लाएंगे, d के पास क्या v और यहाँ पर भी v है, तो ये अंदर ही रहेगा और ये dv हो जाएगा। लिमिट लगाते हैं s की, यहाँ से 0 से s आएगी, और ये वेग है तो पहला वेग हमने क्या माना था, u, अंतिम वेग माना था v। अब क्या करेंगे, a रहेगा बाहर और एक ds का हो जाएगा s, और यहाँ 0 से s लिख देंगे। एक ds का कितना हो जाएगा s, और ये क्या लिख देंगे, यहाँ पे s लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए b की पावर कितनी है, 1, तो जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, यानी 1 में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, और बट्टे भी उतना ही करते हैं जितनी इसकी पावर है, तो u से b हो जाएगा, कंफर्म। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a, और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखेंगे, फिर सरकारी लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस, फिर ये 0 बराबर लगाएंगे। इसमें से क्या है, 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, और यहाँ बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ u और ये b। इसी वाले पद को आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर की जगह ऊपर वाला लिखेंगे पहले, तो b स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर u रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चा s में से 0 गया तो ये आ गया a, और s में 0 गया s आ गया, बराबर लगाएंगे, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। इतनी बात ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जब ऐसा हो जाएगा, 2 को इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब u स्क्वायर को उधर बुलाइए तो ये प्लस का हो जाएगा आखिर, इधर पहले से ही 2as है, अब बचा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 2as। और ये गति का तृतीय समीकरण होता है एक समान त्वरण के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुके होंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बार बता दीजिए दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए करते हैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले दिया है, लिखें क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, वो कह रहा है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो चलना प्रारंभ करती है कब, विरामावस्था से, यानी पहले कैसी है, पहली स्थिति में रुकी हुई है, तो पहली स्थिति में u का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी प्रारंभ वेग कितना हो गया, 0। अब देखिए आगे कह रहा है, और वह 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब अंतिम वेग हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा जब भी दिया हो आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर बट्टे सेकंड में बदलना होता है, किसमें, मीटर बट्टे सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 गुणा 5/18, और ये आ गया किसमें, मीटर बट्टे सेकंड में।
18 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो v का मान आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। तो v इतना आ गया, और इसको हम 0 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं कि 0 को अगर किलोमीटर प्रति घंटा लिखो या मीटर पर सेकंड को, 0 0 ही होता है। अब टाइम कितना लगा है, यहाँ पे टाइम लगा है 5 मिनट। मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। क्यों बदलना है कि मीटर पर सेकंड में हमने अगर वेग लिया है तो टाइम कैसा होना चाहिए, सेकंड में। तो 5 मिनट 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 300 सेकंड। अब आपसे पूछा है पहला त्वरण ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, पहले त्वरण ज्ञात करना है। तो एक ही बात करेंगे कि a बराबर क्या, तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at से u को इधर बुला लो तो v माइनस यू बराबर at आ जाएगा। a निकालेंगे तो t को इधर भेज दो तो v माइनस यू अपॉन t। अब v का मान कितना दिया आपको, 20 दिया है, कितना दिया 20 निकाल दिया, और सॉरी v का मान 20 हो गया, u का मान कितना 0, और t का मान कितना है यहाँ पे 300, तो 300 लिख दो। तो ये आ जाएगा 20/300, 0 से 0 मर गया, 2 से ये 15 बार, तो a का मान जो आएगा 1/15 आ जाएगा, वो भी मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर इसके मात्रक के साथ। क्लियर हुआ ये बात। अब देखिए दूसरा क्या पूछा है, इसमें दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा आपसे पूछा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी पूछे या विस्थापन, वैसे विस्थापन होता है तो s निकालना है। इसमें क्या करना है, s निकालना है। अब s निकालने के लिए देखिए पहले समीकरण में s नहीं आता, तो पहले समीकरण को जब यूज नहीं करेंगे जब s पूछे, तो दूसरे में भी s आता है, तीसरे में भी s आता है, कोई सा भी प्रयोग कर लीजिए। तो मैं यहाँ तीसरे से करता हूँ, दूसरे से आप खुद कीजिएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए v स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20, और स्क्वायर है तो एक और बार 20 लिखेंगे। u का मान 0 है तो 0 स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू a का मान कितना आ गया 1/15 आया, और गुणा s कर देंगे। सही है। अब तो ये हो गया आपका 400 बराबर, ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/15 और गुणा s। 15 को इधर भेज दीजिएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 15, और ये 2 कहाँ जाएगा, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा s। अब यहाँ से इसे कट कर दो तो कितने बार कट गया, 200 गुणा 15। अब 15 को गुणा 200 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 0 ये, तो इतने मीटर आ जाएगा। इतने मीटर का मतलब हो गया ये 3 किलोमीटर। भाई 3000 मीटर का मतलब हो गया 3 किलोमीटर, ये इससे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस समीकरण लगाना है और सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चाहो तो दूसरा समीकरण भी लगाइए, आंसर यही आएगा, करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई कार है, प्रश्न में कह रहा है कोई कार है एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलती। देखिए टाइम तो आपको दिया है, वो भी सेकंड में दिया है, तो टाइम दिया है, कितना दिया है 5 सेकंड दिया है। आगे पूछा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। इसका मतलब पहला जो दिया है वो u हो जाएगा, बाद का जो दिया है वो v हो जाएगा। तो u का मान कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5/18 से, ये मर जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो u का मान आ गया 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे को देखिए 36 दिया है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने आपको बताया है 5/18 से गुणा कर दिया, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, और 10 आ जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड यानी v का मान आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड v का मान आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहले में पूछा है आपसे a का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कर सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, अभी क्या था। अगला पूछा उतने समय में तार द्वारा तय की गई दूरी, यानी दूसरे में आपसे क्या पूछा है s पूछा है। तो बिल्कुल वैसे ही जो पहला सवाल किया है वैसे ही आप इसे कर सकते हैं, और इसको आप कमेंट करके बता दें। अगर आप सीख चुके हैं तो इसका आंसर कमेंट करके बता दें कि a का मान क्या आएगा और s का मान क्या आएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसी टॉपिक को कवर करना था जो कर चुके हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।